अस्सलाम वालेकुम डियर पैनल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। अच्छा, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि समटाइम्स ना हमारा एचआर बड़ा रिजिड सा हो जाता है, एम्प्लॉय के इश्यूज़ को एंटरटेन नहीं करते, तो इसकी क्या रीज़न है? कोई एक रिप्लाई करें। Sorry, what's your name? Naima? जी नाइमा। So, Naima, basically what I have observed, एक ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है। और आई बिलीव कि अगर आपको आपका बिहेवियर ठीक नहीं है इंटरनली, इफ़ यू आर नॉट अ गुड पर्सन एट ऑल, अगर बिल्कुल ही आप तो आपको एचआर प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट आई बिलीव कि वो दिस इज़ द ह्यूमन नेचर बेसिकली, जो कि उनको ऐसा करने पे मजबूर करता है। वो मतलब आई डोंट नो, ऐसी कोई काउंसलिंग भी होती है, उनको बताया भी जाता है दैट यू शुड बी वेरी फ्रेंडली विद द अदर पीपल, और एम्प्लॉयज़ के साथ हमें एक फ्रेंडली वे में कम्युनिकेशन भी रखनी चाहिए, और उनको इनफैक्ट गाइड भी करना चाहिए इन सम सिचुएशंस। लेकिन आई बिलीव कि ये वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर वो ट्रेनिंग करें को खुद की अपनी जो पर्सनालिटी को थोड़ा सा चेंज करें, आई थिंक ये उसी सूरत में हो सकता है। अदर देन दैट ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैं तो मुझे लगता है कि वो लोग सूटेबल है ही नहीं है इस रोल के लिए। Can I say something? Okay, so I'm Hira Iqbal. I would like to say कि हर जो प्रॉब्लम होता है ना वो केटर करने वाला नहीं होता। समटाइम्स हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो मेरा करंट पोजीशन में प्रॉब्लम है ना उसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा, बट लेट थिंग्स रेजोनेट। कभी कभी एम्प्लॉय खुद ही काम डाउन हो जाता है, 24 आवर्स बाद उसके लिए वो मसला इतना बड़ा नहीं रहता, अर्जेंसी उसकी इतनी नहीं रहती है। तो जैसे हम घर में भी होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैड अ रूम, तो इट वाज गोइंग टू बी पेंटेड पिंक, लेकिन वो ब्लू हो गया। सो माय फादर टोल्ड मी कि अभी दो दिन रुक जाओ। सो 2 दिन बाद आई वाज ओके विद इट, तो अभी तक मेरा वही कमरे और मैं चल रही हूँ। सो समटाइम्स इश्यूज़ इतना इंटेंस नहीं होता है कि उसको फ़ौरन से केटर किया जाए, लेट थिंग्स रेजोनेट। 2-3 दिन बाद कभी कभी एम्प्लॉय को खुद ही वो फील होने लग जाती है कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। सो इंटेंसिटी की बेसिस पे इशू को केटर किया जाता है। ऑब्वियसली हम एम्प्लॉयज़ के लिए ही बैठे हैं, लेकिन हर इशू हर बात एक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए नहीं होती। आप बताएंगे इसमें? जी बिल्कुल, मैं इनसे एग्री करता हूँ। ये बिल्कुल समटाइम सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और जब एम्प्लॉइज़ अपना कभी ग्रीवियंस लेके आते हैं तो वो बड़े पैनिक उसमें मोड में होते हैं। तो ये अगर थोड़ा सा उस पर टाइम मिल जाए, उस पर सोचने का टाइम मिल जाए। आप देखें वो एचआर वाला भी अपने किसी ना किसी उसके अंदर फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ है, तो वो शायद उसको उस तरीके से उसकी बात को उस तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाता। लेकिन जो बंदा ग्रीवियंस लेके आ रहा है ना, वो चाहता है कि इमीडिएटली मेरा इशू सॉर्ट आउट कर दिया जाए, रिजॉल्व किया जाए, मुझे प्रायोरिटी मिल जाए। तो वो उसमें नेचुरल प्रॉब्लम है, आती है, मैं एग्री करता हूँ, इसमें होती हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन जो है ना, जो एलिमेंट है उसमें यह है कि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो सी हैं विद इन कपल ऑफ आवर्स, कपल ऑफ डेज़, वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती हैं। थैंक यू। वही या सिचुएशनल है ना, सिचुएशन के साथ। अच्छा, जो आप बात कर रहे हो ना कि रिजिड बिहेवियर होता है, आई टोटली अग्री। बीइंग एन एचआर इट्स लाइक एडिंग थिंग्स इन अ न्यूट्रल साइड, क्योंकि एचआर को खुद भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस इतना स्मूथ होना चाहिए कि अगर हम दूसरे एम्प्लॉय को करें ना ऑन बोर्ड, कि उनके लिए सारी पॉलिसीज बता रहे हैं, एचआर को खुद भी ऑन बोर्ड होने से पहले सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बीइंग अ न्यूट्रल एचआर, मैं ये कहूँगी कि दोनों तरफ से होता है। ये नहीं कि अगर ठीक है एचआर इज़ डिफरेंट फ्रेमवर्क में होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन आप इसलिए कि यू आर द सॉफ्ट स्पोकन साइड ऑफ योर कंपनी, यू आर द एम्बेसडर ऑफ योर कंपनी। अगर सिचुएशन आपकी बहुत पैनिक है और आपके पास एक एम्प्लॉय आया है, तो आप उसके ऊपर अपना सारा कुछ तो नहीं निकाल दोगे ना ग्रज, आपको उस चीज़ सिचुएशन को हैंडल करना है। I have seen, because I do the consultation as well, so I don't want to mention the name of the company, it's a big company. उनका HR का एम्प्लॉय था who suffered from there, और उसको स्टंट लगे being insulted from their management as well. और वो HR क्या था कि एक बाइस्ड सर्कल में घूम रहा होता है। there is a HR जो CEO के साथ है, और there is a HR who say in front of the being assertiveness. तो एचआर को खुद भी ये सोचना चाहिए कि अगर आप एम्प्लॉय के लिए हैं ना, तो बीइंग अ एम्प्लॉय एंड पीपल पर्सन, तो उस सिचुएशन को यू हैव टू कैटर इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजिड ऑन द सेम सिचुएशन। सो ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स, मैं अभी पहले भी आपसे बात करी थी, हमारी जो ट्रेनिंग है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत लैक करती है, वो एचआर की हो या हमारे एम्प्लॉयज़ की हो। 7 हैबिट्स ऑफ ट्रेनिंग पे हम एम्प्लॉयज़ को जो भेज देते हैं, लेकिन एचआर वो नहीं भेजते, जिसको खुद भी
एज एन एम्प्लॉय ज़रूरत भी है, Exactly, हमारे exactly. CEOs को, हमारी हायर मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है। तो सारे लोग इंक्लूड होते हैं, वेदर दे आर वाइट कॉलर्स और ब्लू कॉलर। सिर्फ हम कहते हैं HR आगे एम्प्लॉय को ठीक कर देगा, वो खुद ही नहीं ठीक है तो वो एम्प्लॉय को क्या ठीक कर देगा। तो दोनों तरफ से होता है, इंस्टेड ऑफ वन साइड। आप कहते हैं ना कि जैसे मियाँ बीवी में इख्तलाफ हैं तो शौहर की तरफ ही सिर्फ जाएं, बीवी ने भी कुछ किया होगा ना, तो इट्स अ टू साइडेड गेम्स, यू क्लैप विद बोथ हैंड्स, नॉट अ सिंगल साइड। अच्छा, ये जो आप इन्होंने सवाल किया ना रिजिडनेस का, तो अभी उस्मा ने कहा कि जी हम लोग ऑन बोर्डिंग बड़ा अच्छा करते हैं कंपनीज के अंदर। यहाँ पे आई थिंक जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि मैंने आज तक किसी HR प्रोफेशनल को नहीं देखा कि उसने ये पोस्ट लगाया वो लिंक्डइन के ऊपर कि आज हमारा एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है। सब ऑन बोर्डिंग का लगा रहे होते हैं कि हमने कप दे दिया, गिलास दे दिया, डायरी दे दी, लेकिन आज तक मैंने एम्प्लॉय सेपरेशन पे कभी नहीं देखा। तो जिसको, क्योंकि हमारी वहाँ एम्प्लॉय सेपरेशन होती ही क्रैश लैंडिंग होती है, निकाल दो, सब कुछ रोक दो इसका। तो रिजिडनेस तो HR में है, हमें ख़त्म करनी चाहिए। और अभी आई गॉट लिटिल लेट जस्ट बिकॉज के आवर जनरल मैनेजर इज़ लिविंग अस, आई टोल्ड यू दैट आई विल गेट लेट। तो हम लोगों ने उनका फेयरवेल जो था वो इतने अच्छे से किया, और इतने वो जनरल मैनेजर था ना, अगर वो होता ऑर्डर वगैरह इतने अच्छे नोट्स पे प्रॉपर एक सेरेमनी अरेंज करके, इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक दैट। नहीं, ये उस्मा अपना सादिया जो कह रही हैं तो मैं इससे एग्री करता हूँ, बट आज तक मैंने नहीं देखा किसी ऑर्डर बकर, किसी बाइकर, किसी ऑयल मैन, किसी बीम कुली या कोई आपका डिस्पैचर होता है कि उसको आप इतना अच्छा उसका एग्जिट करेंगे, उसको आप तोहफे तोहफ़े देंगे, जी आप जाएं, हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आपके बगैर अब अच्छी कॉफ़ी कौन पिलाएगा हमारे को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रॉपर पॉलिसी ऑन इट। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोस्टली अब मैं फ़िलहाल एक काइंड ऑफ अ स्टार्टअप के साथ हूँ, हमारे 70 to 80 एम्प्लॉयज़ हैं। क्योंकि सारा यंग टैलेंट है, हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं इशू कॉन्फिडेंशियलिटी का। एज अ HR मैं किसी एक एम्प्लॉय के साथ एक मीटिंग करती हूँ रिलेटेड टू एनीथिंग, सैलरी, बिहेवियर, इंक्रीमेंट, व्हाटसोएवर। थोड़ी देर बाद वो जंगल में आग की तरह बात फैली होती है, सबको पता होता है। हाउ टू अचीव कॉन्फिडेंशियलिटी, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे उस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकती हूँ, या अगर कोई सीनियर है तो वो कैसे गाइड कर सकता है उसको, उस पर अगर आप लोग कुछ इनपुट। वेल यू हैव टू सिट विद देम, आप इंडिविजुअली वन बाय वन, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं कम है, तो आप उनके साथ 1 to 1 बैठ के पहले इस चीज़ के ऊपर सेशन करो कि हाउ टू कीप दैट कॉन्फिडेंशियलिटी। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। आप उनके साथ ये ट्रस्ट जब बिल्ड कर लोगे कि वो लोग आप पे ट्रस्ट करें, ऑब्वियसली ये एकदम से नहीं होगा, ये एक टाइम लेगा, ताकि उनका जब ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ का आपके ऊपर बिल्ट हो जाएगा तो फिर देखिए ट्रस्ट हमेशा 2 वे होता है। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि हम उन पे ट्रस्ट करें वो हम पे ना करें, या हम उन पे करें वो ना करें, तो 2 वे होता है। आपका उनका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहले आप उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सर्टन स्टेप्स जिनसे उनको लगे कि आप उन पे ट्रस्ट कर रही हो, और उसके बाद फिर छोटे छोटे से मैटर्स, एकदम से बहुत बड़े बड़े सी जो चीज़ें हैं, सैलरी और बाकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें वो ना डिस्कस करो, छोटी छोटी चीज़ें शेयर करके आप देखो कि कितना वो लोग आपकी उसको सीक्रेट्स को वो रख सकते हैं, हाउ दे आर कीपिंग देयर सीक्रेट्स, और आपके सीक्रेट्स जो हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के मैटर्स को। उसके बाद फिर आहिस्ता से जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा छोटे छोटे स्टेप से, तो फिर आपकी टीम जो है अच्छी बिल्ड हो जाएगी। अच्छा, एक तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, वैसे तो वो सारी ट्रांसपेरेंट डेफिनेटली होंगी, उसके अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, जो आपके जो 1 to 1 केसेस हैं जिनको आप ऑलरेडी उनके साथ डिस्कस करती हैं, जिसमें आपको लगता है कि ये स्प्रेड होकर बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस मैसेज कम्युनिकेशन को आपको थोड़ा रीशेप करना पड़ेगा। ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ मैसेज, हाउ यू हैव टू कम्युनिकेट दैट मैसेज। ठीक है, जो आपने पैगाम देना है उसको किस तरीके से देना ताकि वो पैनिक में क्रिएट ना हो, वो लोग उसको पॉजिटिव साइंस के अंदर उसको ले कि। और वैसे इट्स अ गुड साइन कि अगर आपके एम्प्लॉइज़ आपस में एक दूसरे के साथ वेरी वेल कनेक्टेड हैं, ये इसको इस तरीके से भी देखें। यस, दे आर टू मच। वो भी थोड़ा अब HR का ये प्रॉब्लम भी है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्शन भी प्रॉब्लम है HR के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप। मेरा सबसे बड़ा मसला ये आता है एप्लीकेशन पूल जनरेट करना, क्वालिटी वाला। सो ऐसा होता है कि आप रिक्रूटमेंट करने के लिए आप लगाते हो एड्स, लगाते हो पेजेस को, कहते हो सारी स्ट्रेटजीज आपने कर ली, फिर भी आपके पास एक अच्छा एप्लीकेशन पूल जनरेट नहीं हो पा रहा, फिर भी आप बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी अगर समझ आ रही है तो उसकी सैलरी ब्रैकेट, एंड मतलब मेरा ये है कि अगर आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है
तो ये आ जाता है कि आपकी कंपनी एक स्टार्टअप है, आप कोई एज सच पर्क्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। सपोज मेरी कंपनी इतनी कोई खास पर्क्स प्रोवाइड नहीं कर रही, वी आर वर्किंग ऑन इट। पर हम अब बंदे को कैसे कन्विंस करें कि आप हमारे पास आओ। ऑल दो आई डू पिच कि हम मेटावर्स, जैसे मैं गेमिंग में हूँ तो हम मेटावर्स में जा रहे हैं, मतलब अच्छे पॉइंट्स बताती हूँ। या तो एक कंपनी और है उसके पास जो कि उसको अच्छी सैलरी दे रही है, उसको पर्क्स भी ऑफर कर रही है, तो हमारे पास कैसे आएगा। अच्छा, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है? ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। ओके, सो व्हेन यू स्विच योर जॉब, Yeah. आप क्या एक्सपेक्ट करोगी कि आपकी डेजिग्नेशन क्या हो? डेजिग्नेशन मे बी HR जनरलिस्ट, मतलब स्पेसिफाइड में जाके। एग्जैक्टली आप अभी स्टार्टअप हैं, यू आर नॉट केटरिंग द राइट मार्केट। Yeah. ठीक है, मेरे साथ ये इशू आ रहा था, वी आर वर्किंग ऑन साइट और मैं जिस पोजीशन पे काम कर रही हूँ, एवरीबडी वांट्स टू वर्क रिमोटली, उस पोजीशन के लोग स्पेसिफिकली। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने जॉब पोस्ट नहीं की, यू गो विद अदर टैक्टिक्स। ठीक है, मैंने एक लिंक्डइन पोल जनरेट किया जिस पे मैंने लोगों से पूछा कि ऑन साइट, हाइब्रिड और रिमोट कौन कौन जॉब कर रहा है, और वो उसमें अपना वोट डाल देंगे। आई थिंक आई हैव सीन योर पोल। या सो ऑन साइट जिन्होंने क्लिक किया है, मैंने उनकी कंपनीज जाके टारगेट की हैं। जो कंपनीज ऑन साइट जॉब कर रही हैं, जो कंपनीज मेरे बराबर की हैं, 50-50, 60-60 एम्प्लॉयज़ की, वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है। मैंने उनकी डेजिग्नेशन देखी और मैंने अगर कोई जूनियर डेवलपर है तो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपर की डेजिग्नेशन दी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर था तो उसको सीनियर की डेजिग्नेशन ऑफर की है, बिकॉज वी आर नॉट टू मच क्रेजी अबाउट द डेजिग्नेशंस एट दिस मोमेंट। ओके, सो आई टारगेटेड द करेक्ट मार्केट, जिनका मुझे, वो मेरे फिल्टर हो गए जिन्होंने ऑन साइट आना था, तो मेरा वो टाइम बच गया जिनको मैंने कन्विंस करना था कि आप ऑन साइट आओ। रिमोट वाला बंदा तो कभी भी नहीं आएगा। सो यू हैव टू टारगेट द राइट मार्केट। आप अभी उस कंपनी में हैं जहाँ आपको अपने कंपेटिटर से बंदे लेकर आने हैं। आई गॉट वन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर इट, बट वो डेली बेसिस पे नहीं होता। सो गो फॉर द राइट पर्सन जहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट इतना नहीं हो। यू डोंट हैव टू कन्विंस देम अलॉट। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो यही था कि आई वॉज टारगेटिंग द रॉन्ग मार्केट एंड देन आई शिफ्ट माई डायरेक्शन, और मैं उन लोगों को लेकर आऊँ जिनको मैं कुछ ऐसा पिच कर सकूँ, सेल कर सकूँ जो उनकी करंट कंपनी नहीं दे रही। इवन आई सर्च दोज कंपनीज, उनमें जो बेनिफिट नहीं मिल रहा, आई ट्राई टू कन्विंस माई मैनेजमेंट कि हम इतनी सी तो बात है, एक फ्राइडे की एक्स्ट्रा छुट्टी देनी है, कुछ घंटे देने हैं, तो हम करते हैं। जो उन कंपनीज में बेनिफिट जो नहीं मिल रहा, वो उनको पिच किया है। सो यू गो फॉर द राइट टारगेट, यू डोंट गो फॉर एवरीवन। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सबसे मेन इशू ये होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, तो आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स के बाद वो आते हैं कि इस कंपनी में हमारे जितने एक्सपीरियंस बंदे को इतनी सैलरी दी जा रही है, तो हमारी भी बात करें CEO से कि हमारा इतना इंक्रीमेंट लगाएं, ये करें, तो वो बहुत मुझे मुश्किल होती है उनको कन्विंस करने में कि किस तरह मैनेज करना है। और CEO से भी ऑब्वियसली बात करने में मुश्किल होती है क्योंकि उन्होंने एक बजट दिया होता है कि आपने इतनी अमाउंट की सैलरी मतलब ऑफ़र करनी है या इस पैकेज पे वो आ गया कैंडिडेट, बट आफ्टर 3 मंथ्स वही इशू क्रिएट करते हैं कि हमारी इंक्रीमेंट की बात करें, तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। इफ़ यू हैव अ सर्टन बजट माशा, व्हाट यू कैन डू, उस बजट में से आप उनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे थोड़ा सा कम उनको ऑफ़र कर दो, और उसके बाद 3 मंथ्स के बाद उसी बजट के अंदर ही रहो। 3 मंथ्स के बाद जब उसी आपका बजट लेट जस्ट से 60,000 का फॉर अ सर्टन पोजीशन, आप 55 या 50 पे ले लो और कहो कि 3 मंथ्स के बाद आपको 10,000 का रेज़ देंगे। बजट के अंदर ही रहो, और उसके बाद उनको 3 मंथ्स के बाद फील होगा कि उनको कोई इंक्रीज़ मिला है, मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा, और इस तरह से आप उनको रिटेन कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा मेन कंसर्न ये है कि जब हम कैंडिडेट को जॉब ऑफ़र कर देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, और ज्वाइनिंग उनकी डेट होती है 20 डेज़ के बाद या नोटिस पीरियड कंप्लीट होने पे, लेकिन जब नोटिस पीरियड कंप्लीट होने में 1 वीक रह जाता है तो वो हमें कहते हैं कि हमें कहीं और से ऑफ़र आ गई है, और उस टाइम तक हमने अपनी जो सारा प्रोसेस है वो क्लोज कर दिया होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमें कहीं और से ऑफ़र आ गई है, वो हमें इतना पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए। मतलब वो बात जिस तरह भी आपने हमें बता दिया कि आप पहले उनको कम ऑफ़र करें, 3 मंथ्स के बाद इंक्रीज़ कर दें, वो तो एक सेपरेट इशू है, लेकिन जब हमने पोजीशन क्लोज कर दिया या उस कैंडिडेट कहीं और ज्वाइन कर ली है, तो उसमें फिर क्या किया जाए। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन हायरिंग एंड रिक्रूटिंग? नो, इट्स नॉट अबाउट क्लियर। ओके, सो राइट नाउ यू आर हायरिंग होती है कि आपके पास एक ओपन पोजीशन आई, यू वर्क ऑन इट, आपने वो पोजीशन फिल की एंड द थिंग्स गेट डन। बट हमारा IT स्ट्रक्चर आजकल ऐसा हो गया है, वर्क एथिक इस तरह का हो गया है कि पीपल डोंट कमिट टू व्हाट दे हैव सेड। रिक्रूटमेंट क्या होती है? इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यू लुक फॉर गुड पीपल कॉन्टीन्यूसली। सो पहली बात तो ये कि हमारे HRs को हायरिंग और रिक्रूटमेंट का डिफरेंस ही नहीं पता। वट यू आर डूइंग रॉन्ग इज़ कि आपके पास एक बंदा आया, आपने उसको ऑफर दे दी, वाई डिड यू स्टॉप योर प्रोसेस? आपने
you should have 2 to 3 बैकअप्स फॉर दैट. आपके टॉप एप्लीकेंट्स, टॉप सेलेक्टेड पीपल होने चाहिए थे आपके पास. व्हाट आई डू इज़ आई इवन गिव ऑफर्स टू मोर देन 1 पीपल. सो आप अपना प्रोसेस कभी भी नहीं रोक सकते. HR अपना हायरिंग का प्रोसेस कभी रोक ही नहीं सकता. ट्रस्ट मी ऑन दिस. व्हेन यू हैव अ गुड एप्लीकेंट, आपकी मैनेजमेंट हायर करेगी उसको. इवन आप 2 महीने बाद प्रोजेक्ट आएगा ना, आपकी मैनेजमेंट हायर करेगी. यू डोंट कूल डाउन योर प्रोसेस एट एनी कॉस्ट. सो आपके पास एप्लीकेंट्स फ्रेश आने चाहिए. सी आप 2 हफ्ते बाद उसी बंदे से बात करोगे, उसके पास जॉब आ चुकी होगी, वो आपका एप्लीकेंट भी नहीं रहेगा. दैट इज़ अ डेड लीड. सो पूल क्रिएट करना, दैट इज़ यूजलेस. उन एप्लीकेंट्स पे रिलाई करना, दैट इज़ यूजलेस. यू ऑलवेज कंटिन्यू दिस प्रोसेस. अपने माइंड को हायरिंग से हटा के रिक्रूटमेंट पे शिफ्ट करें. आप लिंक्डइन पे रोज़ के 1 घंटा गुजारें, 2 घंटे गुजारें. कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को रीच आउट करते रहें, उनसे बात करते रहें. आप उनको याद रहने चाहिए. यू टॉक टू पीपल इन अ वे कि उन्हें याद हो कि जब भी ये पोजीशन चाहिए तो एक दफ़ा इस HR से बात कर लेते हैं, शायद इनके पास कोई पोजीशन हो. सो यू डोंट कूल डाउन योर प्रोसेस एनी टाइम. being an HR person, being a recruiter. So that's where you are wrong कि आप थोड़ा सा ये कर लेती हो कि आप रिलैक्स मोड में चली जाती हो. अब बंदा रख लिया, लेकिन जो महीने बाद टेंशन होनी है ना, आप उसको पूरे महीने पे डिवाइड कर दो. रोज़ के 15-15 मिनट पे डिवाइड करते हैं. एंड थिंक इट इन अ वे कि इसने आना ही नहीं है. So you keep on planning for the backup, you keep on collecting those applicants. And one more thing which I did is, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, मैं बहुत बड़ी कंपनी से बंदा ला रही थी, so I was very conscious about it. मैं हर तीसरे दिन उसको कॉल करती थी. मैंने 2 बार उसके घर गिफ्ट्स भिजवाए हैं, बिकॉज फैमिली इन्फ्लुएंस इज़ अ बिग थिंग. मेरी कंपनी ने जब मुझे वर्क फ्रॉम होम के दौरान मैंगो बास्केट और ये सब भेजा था, तो माई पेरेंट्स वर लाइक के दे आर गिविंग यू रिस्पेक्ट, अच्छी जॉब है, तो डोंट थिंक ऑफ स्विचिंग राइट नाउ. सो फैमिली इन्फ्लुएंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. आप उनको प्रॉपरली इंगेज करें पर्सनल लेवल पे जाके. इफ़ यू आर दैट मच क्रिटिकल अबाउट दैट ओपनिंग, सो इन्वेस्ट योर सेल्फ ऑन इट. पीछे बैकअप भी रखें और उनको अपने साथ हर तीसरे दिन इंगेज रखें. उन्हें पूछें कि आपके नोटिस पीरियड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हमारी तरफ से कुछ चाहिए, डू यू रिक्वायर एनीथिंग. अब कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा. तीसरी चौथी कॉल पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि बंदे का आने का इरादा नहीं है. आई एम ऑलरेडी हैव अ रिक्रूटमेंट फर्म जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ. उसमें मोस्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, और जो सिचुएशन आपने मेंशन की है रोज़ हो रही होती है कि ऑफ़र एक्सेप्ट हुई, 1 महीने बाद नोटिस पीरियड आया, उसके बाद जी कह रही है मुझे जर्मनी से ऑफ़र आ गई है क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था. अच्छा, होता ये है कि जैसे बैकअप की बात की हीरा ने, ऑलरेडी बैकअप्स आपको रखने पड़ते ही हैं कि यू हैव टू गो फॉर द बैकअप्स. आपका प्रोसेस क्या होता है? यू वांट फ्रॉम द कैंडिडेट, आप रेजिग्नेशंस लेते हो फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर से, मांगते हो उनसे, दे गिव यू द रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, आके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देते हैं, देन दे गो फॉर द बैक ऑफ. और आपके पास फर्स्ट थिंग इज़ बैकअप्स हों. सेकंड थिंग कि आपको अगर आपने उसको हायर किया, अपने 1 महीने का नोटिस पीरियड है, इन बिटवीन कॉल्स करने का, और जब आप उससे कॉल से बात कर रहे हो ना, तो आप उसको ये थोड़ा लेकर आओ कि प्रोफेशनली यू आर अ मैच्योर कैंडिडेट, यू साइन इट. तो हम इसलिए बार बार करेंगे दैट यू गुड नॉट गो फॉर द बैक ऑफ. आइडिया होना चाहिए कि प्रोफेशनली उसको भी एथिक्स समझ आ रहे हो, आपको भी एथिक्स समझ आ रहे हो. और mention that corporate world is not that much big, everyone is linked with each other. थोड़ा सा ना आजकल कैंडिडेट्स को ये बताना पड़ता है. अगर आप बिल्कुल ही छोड़ देते हो कि 1 महीने बाद आएगा और देख लेंगे, तब तक तो ही इज़ ऑल्सो सॉर्टिंग आउट फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज़. एंड यू आर ऑलरेडी इन अ वे कि आप अपने बैकअप पे ऐसे कैंडिडेट्स रखो जो आपको आइडिया हो कि दे कैन ज्वाइन यू इमीडिएटली. और सॉफ्टवेयर हाउसेज में सबसे बड़ा डायलेमा यही चल रहा होता है. एग्जैक्टली. लेकिन ये है कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड इट्स द मिनिमम वन, ठीक है, उनको सर्व करना ही करना होता है. सो थिंग इज़ कि 30 डेज़ के लिए, जैसे अभी हीरा ने कहा कि हम आइडल नहीं बैठ सकते. लाइक आपने एक ऑफ़र पुट किया है, उसके बाद आप मेक श्योर रखें कि आपने वो ऑफ़र एक तो उनको जो है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं देना है, क्योंकि वो उस आपके ऑफ़र लेटर से वो काउंटर ऑफ़र ले लेते हैं, ठीक है. अच्छा, दिस इज़ द थिंग कि वो जो यूज़ कर रहे हैं उस काउंटर ऑफ़र पे वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो अपने बॉस के पास जा रहे होते हैं, ठीक है. वो अपनी कंपनी से काउंटर ऑफर लेते हैं और फिर उस काउंटर ऑफर पे अगेन वो कहीं तीसरी कंपनी से ऑफर ले लेते हैं. अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ज्वाइन ही नहीं करेगा आपको जब तक आप ऑफर लेटर. एग्जैक्टली. तो एक तो डॉक्यूमेंटेड हमें नहीं करनी चाहिए. एंड द सेकंड थिंग कि नेटवर्किंग आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए उस बंदे के साथ कि आप उसको समझें कि आप हमारे एम्प्लॉय हो चुके हो, बन चुके हो, और आपने उसके साथ इन टच रहना है, ठीक है. अच्छा, मेरा सवाल ये कि आपने कहा डॉक्यूमेंट ना करें, तो जब आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको डॉक्यूमेंट नहीं करता, बोलता हूँ आ जाए मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें, आप कैसे रिज़ाइन करेंगी? अच्छा, इसका एक वे है, इसके डॉक्यूमेंटेशन का एक वे है कि जब आप किसी को ऑफर करते हैं ना, दरअसल सेंड हिम थ्रू ईमेल और थ्रू व्हाट्सएप. आप उसको वहाँ पे अपने ऑफिस बुलाएं, वहाँ पे उसको ऑफर लेटर उसके सामने रखें, उससे साइन ऑफ करवाएं, ठीक है, उसको अपने पास फाइल में रख लें, और फिर उसके साथ उसको ये बोल दें कि नाउ जो आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 30 डेज़ का पीरियड सर्व करना है, उसका रेजिग्नेशन आप हमारे साथ शेयर कर लें.
तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से हो सकती है। एंड देयर इज़ अनदर वे एज वेल जिसको हम सॉर्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं, शायद थोड़ा सा कॉस्टली सोल्यूशन है। वो यही है कि आप बैकअप के ऊपर मैनेजमेंट ट्रेनीज़ आप इंडक्ट करें, फ्रेश ग्रेजुएट्स इंडक्ट करें, जिसमें आपके जो सीनियर लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ वो लोग अटैच हो, उनकी ग्रूमिंग हो और आपका बैकअप भी तैयार होता रहे। आप इस जो लेंथी प्रोसेस है और ये जो एक जौन सा होता है ना, समटाइम्स प्रेशर होता है, टारगेट होता है कि जी मुझे रिसोर्स लेके आए ताकि मेरा काम रुका हुआ है, तो आप उससे काफ़ी हद तक अच्छा, मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है ना रिक्रूटमेंट के हवाले से आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आई थिंक यहाँ सारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं हमारे पास ना जी। अच्छा, ये जो बात खुरम आपने की ना, ये मैं एक ऑनेस्ट चीज़ ये कहूँ, जो मर्ज़ी भी आप कर लेना, जिसने जाना उसने छोड़ना है, ठीक है। हमारे पास कैंडिडेट फॉर द लास्ट मोमेंट ही वी डिड एवरीथिंग, जो मैंने भी बात की, ठीक है, सब कुछ किया, बट उसे जब कॉल पे बात की कि आपका जर्मनी के लिए हो कैसे, कहता अब तो हो गया ना, अब क्या करूँ। तो यू कैन नॉट डू एनी थिंग। बात हमारी जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पे नहीं जा रही, रूट्स के ऊपर है कि जैसे हम अच्छे स्कूलों में तो बच्चों को करा देते हैं, लेकिन बिहेवियर्स नहीं हम बदलते उनके। स्कूल में हमने किताबें पढ़ा दी हैं, बीकन हाउस, सिटी स्कूल, सब कुछ कर दिया, पेरेंटिंग और बिहेवियर नहीं बदले। ये एथिक्स आपको बहुत रूट से स्टार्ट होते हैं, और ये ट्रेनिंग वही चीज़ आ जाती है जब एक कंपनी से उसने स्टार्ट किया, वहाँ से उसकी ट्रेनिंग ही नहीं, उसको एथिक्स ही नहीं पता कि मॉरली मेरी वैल्यूज़ क्या, और मैं ये करूँगा तो मैं क्या 15 साल के एक्सपीरियंस से आई एम बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन और मेच्योर पर्सन, तो ये वो हर जगह ही करेगा। इसके लिए एचआर कुछ नहीं कर सकता। आप उसके घर चले जाएं, कुछ कर लें, आप कुछ लीगल लोग बॉन्ड्स जो हमारे लीगली साइंड होते हैं, आई वर्कड इन TUV, ही साइंड अ बॉन्ड जो लीगल था, उसके ऊपर वो दुबई चला गया, हमारे पास सब कुछ था, बट हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कुछ ये चीज़ें वैल्यू ही नहीं रखती हैं, ये होता ही नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर ये सकते हैं, जब आपके बच्चे आपके पास हैं ना, उनको शुरू से उनकी रूट्स को, वर्क एथिक्स, उनको एथिक्स सिखाएं, उनकी बिहेवियर और एटीट्यूड्स पे आएँ, ना कि आप बीकन और सिटी स्कूल का टैग लगवा दें। सिर्फ एथिक्स के ऊपर बात है सारी। Assalamu alaikum to everyone. I just want to give an honor to this whole event. It's a very good conversation over here. I don't have a specific question actually. I just want to collect the ideas and the suggestions from the senior resources working from the HR side, like available over here. How can we control over the politics, or how can we enhance the work ethics within the company while even we are like arranging the training and sessions, conferences, etc. Still we are facing a lot of political issues within the company. How can we control over it? What would be your suggestions for it? अच्छा, first of all जो ना, जो आप वर्ड पॉलिटिक्स यूज़ करते हैं, इसका ठीक है, इट्स अ बिहेवियर। Exactly. वो एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जो बन चुका है, उसको आप जो एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एक तो ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ना, ये एकदम एक नेगेटिविटी माइंड में लेके आता है, ठीक है, लेग पुलिंग और ये सारी चीज़ें। तो एक प्रोफेशनल सेटअप है। दूसरा आपका क्या क्वेश्चन है? I just have the one question that is almost related to the cultural values of the company. How we can make it more positive and how we can control over all these देखिए, उसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको आपको प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज़ योर मिशन, व्हाट इज़ योर विजन, व्हाट इज़ द वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपने इस बिज़नेस को, जिस भी बिज़नेस में आप लाएँ, किस ऑब्जेक्टिव के तहत आप लोग आए हैं, और फिर उसी तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ को क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्या आपके एम्प्लॉइज़ आपके उस बिज़नेस के जो विजन और मिशन है उसके साथ उनकी अलाइनमेंट है या नहीं है। ये चीज़ें आपको लिंक अप करनी पड़ेंगी अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने के लिए। और फिर उसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल माइंडसेट को आप प्रमोट करें विद रिस्पेक्ट टू जो उनके जो परफॉर्मेंस रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं वो उनके साथ शेयर किए जाएं। इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल रह जाती हैं, लेकिन अगर आप 60-70% उसको रीशेप कर लेते हैं, रीलाइन कर लेते हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप सपोज़ ऑफिस का कोई फर्नीचर आ रहा है, कोई टेबल आ रही है और उसके लिए जगह बहुत कम है, तो आप बड़ा टेबल ला के उसको छोटा करवाएंगे, वो ज़्यादा आसान है, या आप उसके साइज़ का ले आएँ जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट थी। सो आप जो टीम में बंदा ऐड कर रहे हैं ना, आप उसको देखें कि वो आपके कल्चर के साथ अलाइन करता है या नहीं करता। इसकी चले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये दे लेती हूँ कि अगर कोई जैसे ये जो साइड है ना, दे आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ, सो आई कैन रिलेट। सपोर्ट का कोई बंदा अगर मुझे हायर करना है,
तो हो सकता है मे बी मुझे बहुत अच्छा बंदा मिले पर मैं मुल्तान से नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है मुझे ये ईद वाले दिन भी चाहिए होगा, मुझे ये वीकेंड पे भी चाहिए होगा. सो दिस पर्सन इज़ नॉट अलाइनिंग विद द करंट जॉब रोल. तो मैं वही बंदा रखूँगी जो लाहौर का होगा, जो ऑन साइट जॉब करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा. मैंने जो टेंशन 15 दिन बाद लेनी है ना, मैं आज ले लेती हूँ. मैं 2 दिन अपनी हायरिंग तो डिले कर देती हूँ, लेकिन मैं उस पोजीशन के लिए गलत बंदा नहीं रखती. सो आप हायरिंग करते वक्त पर्सनालिटी एनालाइज ज़रूर करो कि ये आपके कल्चर के साथ अलाइन बंदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा. ये इसकी पिछली जॉब छोड़ने की रीज़न क्या थी. अगर तो रीज़न इज़ मनी, फेयर इनफ, एवरीबडी इज़ हेयर फॉर मनी. अगर तो रीज़न इज़ कम्यूट और एवरीथिंग, दैट्स फाइन. अगर रीज़न ये है कि वो मेरी मैनेजमेंट से बनती नहीं थी, देन दिस इज़ अ टाइनी रेड फ्लैग एंड यू हैव टू फोकस ऑन दिट. आप ये देखें कि आपने जो अभी आप ला के जो ट्रेन करेंगी बंदा, तो बेहतर है ना कि आप ट्रेन हुआ हुआ अपने मुताबिक बंदा ले आएँ. एंड देन द सेकंड थिंग इज़ यू कीप योर ग्राउंड्स क्लियर. एवरी टाइम यू कीप योर ग्राउंड्स क्लियर. इफ़ ऑफिस का टाइम 9 बजे है, लीनियंसी 9:30 बजे तक है, दैट्स फाइन फॉर एवरीबडी एल्स अदर देन यू. आपको 9 बजे आना है, तभी आप कह सकते हैं कि 9:01 पर यहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ था. सो यू ऑलवेज कीप योर ग्राउंड्स क्लियर. अगर कोई नेगेटिव बात कहीं से जा रही है, यू शुड बी द वन फॉलोइंग द प्रोसेस. वर्बल बात क्यों गई, आपने ईमेल क्यों नहीं की. सो आप अपने ओन पे पहले अपने ग्राउंड्स क्लियर रखें, देन यू कैन केटर एवरीबडी एल्स. जो कि हमारे एचआरस का भी ये हमारे होता क्या है, 25 लोगों की टीम है, जैसे हम लोग स्टार्टअप्स वाले बैठे हुए हैं, उनको खुश रखने के लिए हम उनसे एंगेज होने लग जाते हैं. और हम जब फ्रैंकनेस लेवल पे चले जाते हैं, वो हमारी बात मानना छोड़ देते हैं. सो यू हैव टू बी ऑन अ सर्टेन लेवल के बात मैंने अपनी मनवानी है, ये वाली बात ईमेल पे ही आएगी और इसका जवाब भी मुझे ईमेल पे ही चाहिए. सो यू कीप योर ग्राउंड्स क्लियर, अपनी अथॉरिटी में रहते हुए, अपनी उस पोजीशन में रहते हुए. मुझे लगता है कि इफ़ यू हैव दिस चांस, 5 पोजीशंस हैं अभी भी आपके पास, यू इंडल्ज द राइट पर्सन. आप वो बंदा लाएं जो आपके मुताबिक है, बजाय कि आप उसको कहें कि हम इसको बता देंगे सुबह 9 बजे आना है, 1 बजे नहीं आना. सो आप अपनी टीम डेवलप वैसी करें जैसी आपको ऑलरेडी चाहिए. पर्सनालिटी एनालाइज करें. Thank you so much for it, but I just want to have another question related to this thing. As you said कि top management side से we should be start working on this kind of things, जैसे आपने कहा. तो can you please suggest something related to it? क्योंकि being an HR we are also limited and like we are having specific boundaries जिनको देखते हुए हमें आगे communicate करना होता है, जो कि upper management की side से आती हैं. How we can control over those limitations? Any suggestion for it? अच्छा, इसमें व्हाट यू कैन डू इज़ नेवर कमिट ऑन स्पॉट. आपको एक पोजीशन मिली, मोस्टली आप लोगों के मसले यही होंगे ना कि कोई छोड़ के जा रहा है या कोई आ नहीं रहा. बेसिकली यही प्रॉब्लम होंगी. सो नेवर कमिट ऑन स्पॉट. जी सर, ठीक है सर, हो जाएगा, ठीक है, बजट बता दें, ओके सर. आप उनको बताएं कि सर मैं एचआर में हूँ, मैं दिन के 80 लोगों से बात करती हूँ, आई नो व्हाट द बजट इज़, आई नो व्हाट द मार्केट इज़. मुझे 2 दिन दें, लेट मी रिसर्च इन द मार्केट, मैं आपको बताती हूँ एवरेज सैलरी क्या चल रही है. देन यू विल असाइन मी 10-20 हज़ार ऊपर नीचे कर लें और फिर हम देखते हैं कि अलाउंसेस मिला के इतना देना है या नहीं देना. सो व्हेन एम्प्लॉय कैंडिडेट इज़ नेगोशिएटिंग, आपका एम्प्लॉय नेगोशिएट कर रहा है, तो आप बात क्यों नहीं कर सकते मैनेजमेंट से. यू हैव टू बिल्ड दिस कॉन्फिडेंस. कोई पॉलिसी है, कोई भी बात है, आप मैनेजमेंट से कहें कि दिस इज़ माई एरिया, लेट मी प्ले अराउंड. सो अगर पोजीशन की बात है, आप उन्हें कहें गिव मी सम टाइम, मुझे 1 दिन रिसर्च करने का टाइम दें, आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस, कि इस पे क्या होना चाहिए. आप अपना सजेशन पुट इन करें. एवरी टाइम यू पुट इन अ गुड सजेशन, विद टाइम वो मानेंगे. सो यू डोंट कमिट ऑन स्पॉट, यू डोंट कमिट ऑन एवरीथिंग दे टेल यू टू डू. सो यूज़ योर ओन ब्रेन्स ना. आप किसी वजह से वहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर उन्होंने ही आपको बताना है कि इतने में ये वाला इस कंपनी से बंदा ले आए, वो तो किसी को भी 20,000 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी किसी को एचआर रख के कर सकते हैं. आप उन्हें कहें कि आई एम ओनिंग दिस कंपनी. मैं एग्जैक्टली यही करती हूँ. अगर मेरा CTO या कोई मुझे बजट बताता है, तो मैं कहती हूँ कि मैंने ये पोजीशन ओन कर ली है, अब आप मेरे पे छोड़ दें. जो बजट में बताऊंगी आपको, वो दैट वोंट बी टू मच, बट यू विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद दिस थिंग एंड नेगोशिएट विद योर एम्प्लॉयर एज वेल. आप कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग दैट. यू कैन नॉट जस्ट सरेंडर एवरी सिंगल टाइम. वैसे एक बात बताएं, यहाँ पे कितने लोग हैं फ्रॉम दिस साइड हु आर वर्किंग और हैविंग एक्सपीरियंस विद द मैन्युफैक्चरिंग साइड? आप 1 2, ठीक है, 3. तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में जब आप जाएंगे ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील यू नो विद द HR पीपल. ठीक है, वहाँ उनके अपने डायनामिक होते हैं. आबिद साहब जो बात कर रहे थे कि 3,000 वर्कफोर्स, लेट्स से मैं हूँ, मैं 5,000 वर्कफोर्स देखता हूँ, दे ऑल आर बिलो अदर जॉब्स. ठीक है ना, अब मैं कैसे हैंडल करूँगा? झगड़े भी होते हैं. इवन दो मेरे तो कंपनी में मर्डर ही हो चुका है. ठीक है, तो वो आगे जी HR वाले जाके थाने में बात करेंगे. मैंने कहा जी HR का क्या ताल्लुक है थाने से?
तो अगेन चीज़ें हैं कि वो जो सिचुएशन होती है ना, जो अभी बात हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, आप लोगों ने शायद उस तरह का इन्वायरमेंट देखा नहीं है, जो यूनियन बन जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। राना अकरम साहब से पूछें, ये एडवाइजरी रोल कर रहे हैं, कितने मसले मसाइल होते हैं। इवन दो मेरे कंपनी के CEO मतलब 58 बिलियन बिजनेस कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वी आर द होल सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द नेस्ले इन पाकिस्तान। तो हमारे CEO के वारंट निकल गए गिरफ्तारी के, क्योंकि उठा के ले आओ, ठीक है। मुझे बोला कि जाएँ आप HR देख रहे हैं। तो HR की जॉब नो डाउट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, ठीक है। हमारी जॉब बड़ी स्ट्रेस में होती है, नॉट फॉर द ये जो बैठे हुए यहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर साइड के लोग, थोड़ा सा इस तरफ आए, इरफान साहब आके बैठे हैं अभी, इनसे पूछें, ठीक है ना। अभी करते हैं हम सेशन ख़त्म करते हैं। तो जो आप लोग सवाल कर रहे हैं ये सही कह रहे हैं आबिद साहब, बहुत आप लोगों के सवाल जो ना बहुत थोड़े से जूनियर लेवल के क्वेश्चन थे। मैं तो समझ रहा था कि आप लोग सवाल करेंगे कोई कॉम्पनसेशन को हम कैसे रेज कर सकते हैं, रिटेंशन को हम कैसे लेके जाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर क्या है, ठीक है ना। तो बिहेवियर एक इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ा काम है बिहेवियर का ऑर्गेनाइजेशन का। आप जाते हैं कंपनी में, आपको बोलते हैं ये डायरी ले लें, आपको बड़ा अच्छा खाना खिला देते हैं फर्स्ट डे पे। 1 महीने बाद आपको बोलते हैं ये काम करें सारा, बैठ जाएँ, आपने जाना नहीं रात 9 बजे तक। एक खातून यहाँ बैठी हुई है, रात 12 बजे फारिग हो के आई ऑफिस से, वो उनका फ़ोन है कि जी मैं रात 12 बजे तक काम कर रही हूँ। मतलब दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कल्चरल इशूज़ है बहुत सारे। सेट के अंदर एक सेट बैठा हुआ है, HR के अंदर एक सेट बैठा हुआ है, फाइनेंस में एक सेट बैठा हुआ है, ठीक है ना। एवरीवन इज सेट। आप किस को समझाएंगे? हम कहते हैं ना टॉप टू बॉटम हम अपने आप को ठीक करेंगे, कर लें ठीक। CEO को ठीक कर लिया तो HR वाले को ठीक करेगा, उसको ठीक करेंगे तो CFO का मसला आ गया, उसको ठीक करते हैं तो फैक्ट्री मैनेजर का मसला आ गया। तो एवरीबडी मतलब हैविंग डिफरेंट माइंड, डिफरेंट कल्चर, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हमें एफर्ट्स करने चाहिए। थैंक यू सो मच हीरा, खुरम साहब, सादिया, उज़मा एंड महविश।